नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। कल बिहार में दागी मंत्री कार्तिक कुमार की कुर्सी चली गई और आज कोर्ट ने कार्तिक को राहत देने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अपहरण के मामले में 15 दिन तक मंत्री रहे कार्तिक जेल जाने वाले हैं। 15 दिन से मतलब जितना ना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। मंत्री की कुर्सी गंवाने वाले कार्तिक कुमार का जाति कार्ड भी काम नहीं आया। अदालत ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है और अब आशंका है कि कार्तिक कुमार अपहरण केस में जेल भी जा सकते हैं। वैसे पक्ष रखा गया था कि भाई पटना हाई कोर्ट में भी उनका बेल पहले रिजेक्ट हुआ था, उस वक्त की स्थिति के अनुसार, अभी की स्थिति के अनुसार यहाँ जो फाइल किया उन्होंने उसके अनुसार जो है अस्वीकृत की। जिस दिन कार्तिक को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था उसी के अगले दिन एबीपी न्यूज ने इस पूरे कांड का खुलासा किया था। 15 दिन तक मंत्री रहे कार्तिक का कल दिन में विभाग बदला गया और रात को कुर्सी चली गई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि क्या वो इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें मालूम नहीं है कि मंत्री बनाने से पहले हर विधायक को बायोडेटा उनका देखा जाता है, मांगा जाता है। क्रिकेट मैच के पहले ओवर में नीतीश क्लीन बोल्ड हुए हैं, ये पहला विकेट है, आगे और भी गिरेंगे। इस मंत्रिमंडल में कई ऐसे लोग हैं जो बाहुबली हैं, डॉन हैं। नीतीश जी, आप इतने कमजोर हो गए कि आपको मालूम नहीं था, आप तो गृह मंत्री हैं। मंत्री बनाने के पहले एक एक विधायक का पूरा और बायोडाटा मंगाया जाता है, विजिलेंस की रिपोर्ट आती है। उसके बावजूद लालू के दबाव में आपने उनको मंत्री बना दिया। क्रिकेट के मैच का ये पहला ओवर था जिस पहले ओवर में नीतीश जी क्लीन बोल्ड हो गए। तो ये तो पहला विकेट गिरा, अभी और कई विकेट गिरेंगे, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। चूँकि इनके मंत्रिमंडल में आधे दर्जन बाहुबली हैं, डॉन हैं, माफिया हैं, जिनकी छवि समाज में अपने जिले के अंदर अपराधी की छवि है। तो ऐसे लोगों को लेकर आप कब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बिहार में दागी मंत्रियों की लिस्ट लंबी है और इसीलिए आज सी वोटर ने एक सवाल पूछा है कि क्या कार्तिक कुमार की तरह बिहार के बाकी दागी मंत्रियों का भी इस्तीफा होना चाहिए। नतीजा आपके सामने। हाँ कहने वाले 56% लोग और नहीं कहने वाले 44% लोग, यानी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो दागी हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, यानी दागी मंत्रियों से बिहार सरकार को पीछा छुड़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पीएम कोच्चि मेट्रो के पहले फेज के एक्सटेंशन का उद्घाटन और दूसरे चरण का शिलान्यास कर रहे हैं। Now dedicate to the nation the electrification of railway line between Kollam and Punalur. Requesting the Honorable Prime Minister to flag off the special train from Kottayam to Ernakulam Junction. Requesting the Honorable Prime Minister to flag off the special train from Kollam to Punalur. Thank you, sir. We are grateful and indebted. इससे पहले प्रधानमंत्री कलाडी के श्रृंगेरी मठ में भी गए थे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। हम आपको बता दें कि कलाडी आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि है। मठ में पूजा पाठ के बाद पीएम को मठ के पुजारियों ने शॉल, किताब और आदि शंकराचार्य की मूर्ति देकर सम्मानित किया। कंकिमस्य गौ बाहुका उरुपादा
आगे बढ़ते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर एनआईए ने 25 लाख का इनाम रखा है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की ये तस्वीरें 25 साल से ज्यादा पुरानी हैं और जितनी पुरानी ये तस्वीरें हैं उससे पहले से ही दाऊद भारत से भागा हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पिछले महीने की 18 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और उसकी कोर टीम के आतंकियों के खिलाफ इनाम का ऐलान किया है। एनआईए का ये इनाम रखने वाला वो दस्तावेज है जिस पर तस्वीरों के साथ पैसों का ब्यौरा दिया गया है। इस दस्तावेज के मुताबिक दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख का इनाम रखा गया है। इसके बाद उसके राइट हैंड छोटा शकील पर 20 लाख, अनीस इब्राहिम पर 15 लाख, जावेद चिकना पर 15 लाख, टाइगर मेमन पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। दाऊद इब्राहिम लंबे समय से पाकिस्तान में छिपा हुआ है। आईएसआई की सुरक्षा में रहकर दाऊद भारत विरोधी साजिश रचता है। इसके संबंध लश्कर से लेकर जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से हैं। आतंकी गतिविधियों के अलावा दाऊद का ये गैंग ड्रग्स, नकली नोट, फिरौती के धंधे में शामिल रहा है। जम्मू कश्मीर चुनावों की सुगबुगाहट के बीच खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की साजिश में जुटा है। इसके लिए एलओसी के आसपास के इलाकों में आतंकी लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं। लॉन्च पैड पीओके में मनशेरा, मुजफ्फराबाद और कोटली में बनाए गए हैं। सभी 12 लॉन्च पैड एलओसी से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए हैं। इन लॉन्च पैड पर लश्कर, जैश, अल-बदर, हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन आतंकियों को हथियार और घुसपैठ के जरूरी सामान पाकिस्तानी सेना और आईएसआई मुहैया करवा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के वक्त 2019 में सीमा पार से 138 बार घुसपैठ की कोशिश हुई थी, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से घुसपैठ के आंकड़ों में कमी आई है। 2021 में घुसपैठ की कोशिश का आंकड़ा 34 पर पहुंच गया है। इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाया है। सोनाली फोगाट मर्डर केस की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। मर्डर केस की जांच गोवा से हरियाणा में सोनाली के शहर तक पहुंच गई है और गोवा पुलिस की टीम लालकोठी से लेकर सोनाली के घर व्हाइट हाउस में सबूतों की तलाश में जुटी हुई है। सोनाली फोगाट हत्याकांड में साजिश की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा में सोनाली केस की जांच कर रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब गोवा पुलिस की टीम हिसार के संत नगर में सोनाली के घर पहुंची और दूसरी तस्वीर बुधवार की है जब गोवा पुलिस की टीम ने हिसार में सोनाली के फार्म हाउस की जांच की और हिसार के इन्हीं दोनों ठिकानों पर आकर रुकी है पुलिस की जांच की सुई। सुबह का वक्त था जब गोवा की पुलिस संत नगर में कार से पहुंची थी। घर का दरवाजा बंद था। दरवाजा खुला तो पुलिस अंदर गई और जांच शुरू हुई। घर के अंदर पुलिस को कुछ अहम सबूत मिलते हैं, कुछ लिंक एविडेंस मिलते हैं। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर सोनाली यहाँ पर रहती थी तो क्या किस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर उसको दी जा रही थी। अगर प्रॉपर्टी इसके पीछे मकसद है तो जैसे कल लीज डीड मिली, तो क्या इस घर के अंदर कुछ ऐसे कागजात, कुछ दूसरे घर की प्रॉपर्टी के कागजात या बैंक डिटेल्स मिल सकती है। ऐसे कई एविडेंसेस की तलाश में जो पुलिस है, गोवा पुलिस, वो यहाँ पर पहुंची है और अब इस घर के अंदर पड़ताल की जाएगी जिससे इस हत्या का जो मोटिव है वो साफ हो सके। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वरुण जैन सोनाली हत्याकांड से जुड़ी एक ही खबर देश को बता रहे हैं। वरुण जैन को हिसार में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोनाली के पास करोड़ों की संपत्ति है और अंदेशा है कि इसी संपत्ति के लालच में सोनाली के पीए सुधीर ने हत्या की साजिश रची। क्या सोनाली फोगाट की हत्या प्रॉपर्टी को लेकर हुई? गोवा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज गोवा पुलिस संत नगर स्थित सोनाली फोगाट के घर पहुंची, वहां तफ्तीश की। आपको दिखा दें, सोनाली के घर के पीछे की ये जो दुकानें हैं, करीब 20 से 25 दुकानें जो मार्केट की आपको नजर आ रही है, ये सभी दुकानें फोगाट परिवार की है, जिनमें से कई दुकानें
सोनाली फोगाट के नाम पर है, जिनसे जो किराया आता है वो भी सोनाली के पास जाता है। इतना ही नहीं, इसी लाइन के अंदर एक गोडाउन भी है जो कि सोनाली के नाम पर है। तो इस परिवार की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर काफ़ी है। एक बड़ा सफ़ेद रंग का जो घर है, जिसे व्हाइट हाउस भी लोग कहते हैं, वो यहाँ पर सोनाली फोगाट का और उनके रिश्तेदारों के घर भी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं अब जो गोवा पुलिस है वो अपना जब जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है तो उसे इस बात की जानकारी मिल रही है कि सिर्फ फार्म हाउस और इस घर के अलावा कई दुकानें हैं जिनसे लाखों का जो किराया है वो सोनाली के पास आता था। तो क्या वाकई में जो प्रॉपर्टी और पैसा है वो सोनाली की हत्या की वजह बनी? वरुण जैन को हिसार के इसी संत नगर में सोनाली के घर के सामने रहने वाले कृष्ण कुमार मिले, जिन्होंने कैमरे पर हत्या के आरोपी की कुंडली खोली। वो तो 24 घंटे चिपका रहता था जी, साथ था जी बिल्कुल। अच्छा। दिन में भी और रात को भी यहीं रहता था वो भी, मकान में इधर ही। मैडम जब भी आती थी साथ ही रहता था उसके। किस तरह का स्वभाव था, लड़ाई झगड़ा वगैरह? वो स्वभाव तो उसका लड़ाकू टाइप ही था, वो लड़ता ही रहता था, झगड़ालू टाइप का था, दबंगे ही दिखाता था आपकी। वो रोब दिखाता था, रोब झाड़ता था गली के अंदर भी। उसका व्यवहार ठीक नहीं था। कौन कौन लोग आते थे यहाँ पे? क्या पॉलिटिकल लोग भी आते थे? क्या यहाँ पर मैडम की मीटिंग्स वगैरह चलती रहती थी? हाँ, मैडम जब आती थी तो पॉलिटिकल लोग भी आते थे, और गाँवों से बहुत लोग आते थे, आदमपुर साइड से भी, जहाँ से इलेक्शन लड़े थे मैडम जी, तो वहाँ से बहुत लोग आते थे मिलने के लिए मैडम से। जब मैडम यहाँ रहती थी, जितने दिन भी यहाँ रहेगी उस दिन फिर आते रहते थे लोग। एबीपी न्यूज की पड़ताल में ये पता चला कि हिसार में फोगाट परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है और अब सोनाली की मौत के बाद उनकी संपत्ति की इकलौती वारिस हैं यशोधरा फोगाट। बुधवार को गोवा पुलिस ने यशोधरा और परिवार के बाकी सदस्यों की मौजूदगी में हिसार के फार्म हाउस की पड़ताल की थी। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे सोनाली परिवार के साथ गोवा पुलिस हिसार के फार्म हाउस पर पहुंची थी। 5 घंटे तक फार्म हाउस के अंदर जांच पड़ताल हुई और कई ऐसे सबूत इकट्ठा किए जिससे जांच में मदद मिलेगी। सोनाली का ये विशाल फार्म हाउस हिसार सिरसा हाईवे पर 6 एकड़ जमीन में फैला है। बताया जाता है कि इसमें से 3 एकड़ में सोनाली का ढंडूर फार्म हाउस और बाकी 3.25 एकड़ में वेयर हाउस बना है। 1 एकड़ जमीन की कीमत करीब 3 करोड़ है। इसी फार्म हाउस में है ये लाल कोठी। बताया जाता है कि सोनाली जब भी फार्म हाउस पर आती तो इसी लाल कोठी में रात को रुकती थी। गोवा पुलिस ने बुधवार को लाल कोठी के अंदर भी पड़ताल की और परिवार के सदस्यों से जरूरी जानकारी हासिल की। सोनाली हत्याकांड की जांच को लेकर पहुंची गोवा पुलिस फार्म के अंदर बने उस लाल रंग के विला तक पहुंच गई है। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर पुलिस पहुंची थी, गोवा पुलिस, ताला लगा हुआ था, परिवार से चाबी मांगी गई तो कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार चाबी जब पुलिस के पास पहुंची तब पुलिस अब इस लाल विला को खंगालने में जुटी है। कि विला क्यों बेहद अहम हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सोनाली फोगाट जब भी अपने फार्म हाउस पर आती थी, इसी लाल रंग का जो 7 एकड़ के इस फार्म हाउस के बीचों बीच बना ये जो लाल रंग का जो एक छोटा सा विला है, इसी में आकर ठहरती थी। परिवार के सदस्यों का कहना है कि सुधीर सांगवान हिसार वाले फार्म हाउस को अपने नाम पर लीज पर लेना चाहता था। इसके लिए उसने एग्रीमेंट तैयार करवाए थे। गोवा पुलिस इस एग्रीमेंट की तहकीकात में जुटी है कि क्या हत्या के पीछे फार्म हाउस का भी कोई फसाना है। और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। कल हमने आपको पाकिस्तान के भूगोल पर पानी का प्रहार दिखाया था और आज भी हम पाकिस्तान में मची तबाही की ही चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की तबाही की बात इसलिए भी क्योंकि वो न सिर्फ हमारा पड़ोसी मुल्क है, बल्कि इस तबाही से उबरने के लिए वो भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से भी देखने लगा है। पीएम मोदी पाकिस्तान में बाढ़ से मची तबाही पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने पर पाक पीएम शहबाज शरीफ ने मोदी का शुक्रिया कहा था। तमाम अंतर्राष्ट्रीय राहत संस्थाएं पाकिस्तान को भारत से अनाज खरीदने की सलाह दे रही हैं क्योंकि भारत से ट्रेड पाकिस्तान को सस्ता पड़ेगा। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड बंद है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम को कश्मीर की पड़ी है, उस जनता की नहीं जिसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है और जो दाने दाने के लिए मोहताज है।
गई गाड़ी है, गई गाड़ी है, गई है। बाबा जी शीशा भी ऊपर कर देना थोड़ा सा। देख सकते हैं यार पानी कितना ज़्यादा आ गया, लोगों का सामान था इतना वो चला गया, ज़ाया हो गया। लोग डूबे में, ये देख लें, अपनी मदद आपके तरह लोग अपने कीमती माल बचा रहे हैं। गाड़ियां बह चुकी हुई हैं। सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे दोनों तरफ के ट्रैक पानी से भरे हुए हैं। पिछले 1 मिनट में टीवी स्क्रीन पर आपने पाकिस्तान में आया बर्बादी का वो सैलाब देखा है, जिसकी दस्तक से हर कोई बेखबर था। पाकिस्तान में बाढ़ से मची बर्बादी की पूरी रिपोर्ट की शुरुआत हम एक ऐसी तस्वीर से करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर कैसे बाढ़ के पानी का कब्जा हो चुका है। इस तस्वीर में 3 बेजुबान और 2 इंसान मौजूद हैं। नीचे घास का सिर्फ वो हिस्सा है जो पानी की जद में आने से बचा रह गया है। घास पर मौजूद बच्ची बचावकर्मी का हाथ पकड़े खड़ी है। तस्वीरें देखकर लगता है कि वो बकरियों को चराने के लिए गई थी और अचानक आए सैलाब में फंस गई। बच्ची को बचाने के लिए लाइफ जैकेट पहने बचावकर्मी उसके पास पहुंच तो गया, लेकिन वापस आने के रास्ते पर सैलाब बह निकला है। कुछ सेकंड के भीतर उफनते सैलाब की लहरें घास के कुछ ऊंचे हिस्से को भी छूती दिखाई देने लगती है। तय था कि पानी की रफ्तार और तेज होती जा रही है। दूसरे किनारे पर रेस्क्यू टीम मौजूद थी, जो ये समझ नहीं पा रही थी कि सैलाब में फंसी 2 जानों को कैसे बचाया जाए। पानी कितना ज्यादा है वो इस तस्वीर से समझिए। बड़े से पेड़ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा डूबने से बाकी है, बाकी सब कुछ पानी में समा चुका है। तय है कि ये पानी का रास्ता तो बिल्कुल नहीं था। पानी पूरे उफान पर है और ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही है। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे थे। 2 मिनट 14 सेकंड पहले की तस्वीर और 2 मिनट 14 सेकंड के बाद की तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि हर पल मौत का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। अब पानी घास वाले हिस्से पर मौजूद मदद का इंतजार कर रहे लोगों के पैर को छूता हुआ निकलने लगा था। कितनी डरावनी तस्वीर है। चारों तरफ बनता तबाही का सैलाब है और बारिश ऐसी कि मानो आसमान फट पड़ा हो। मंजर देखकर लगता है कि किसी भी पल पानी लोगों को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। वीडियो में 4 मिनट बीत चुके हैं और अब पानी बच्ची के घुटने तक पहुंच चुका है। वीडियो जब शुरू हुआ था और वीडियो में 4 मिनट बीतने के बाद का मंजर कितना बदल चुका है, ये दोनों तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। सिर पर मौत खड़ी दिख रही है। बच्ची बचावकर्मी का हाथ पकड़े हुए है और उसके बाद भी इस कोशिश में है कि बकरी और उसके बच्चे बहने ना पाए। इसे कहते हैं कलेजा चीरने वाली तस्वीर।
कल्पना कीजिए कैसा होता होगा वो एहसास जब हर पल आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही हो और फिर अचानक उम्मीद की एक तस्वीर दिखाई देती है। टायर और रस्सी का सहारा लेकर एक बचाव कर्मी सैलाब की उफनती लहरों के बीच से होते हुए फंसे हुए लोगों तक पहुंचता है। एक टायर और 3 इंसानों के साथ 3 बेजुबान। सबसे पहले बच्ची को टायर का सहारा दिया जाता है और उसे टायर के बीच में खड़ा किया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में ही बकरी का एक बच्चा बहता हुआ दिखाई देता है। पानी तेजी से बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर 30 सेकंड की जद्दोजहद के बाद टायर में फंसे तीनों लोग दूसरे किनारे तक आने लगते हैं। दूसरे किनारे पर मौजूद लोग रस्सी से उन्हें खींचने लगते हैं। तस्वीर के आखिरी हिस्से को देखकर पता नहीं चलता कि किनारे पर आने की कोशिश करते लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन जानकारी मिली है कि पाकिस्तान आर्मी ने इनकी जान बचा ली। अब तक आपने पाकिस्तान के शहरी इलाकों के बाहर की तस्वीरें देखी थी। अब आपको शहर के भीतर ले चलते हैं। ये पाकिस्तान के एक बाजार के भीतर की तस्वीर है। गले तक पानी में डूबा आदमी इस बात का गवाह है कि बाजार में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जो सामान ऊपर लटका हुआ था बस वो बचा है, बाकी सब बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गया है। बाजार के भीतर ये हालात क्यों पैदा हुए, इस समझने के लिए जरा पाकिस्तान के इस बाजार के बाहर की तस्वीर देखिए, जहां विकराल नदी का रूप धरे पानी बह रहा है। दोनों किनारों पर दुकान में मौजूद लोगों के सामने तबाही का तमाशा देखने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तस्वीर के इस अगले हिस्से को देखिए, जहां ऑटो का सहारा लेकर लोग खुद को बहने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाब के बीच दुकानें खुली हुई दिख रही हैं। बीच सड़क पर फल के ठेले मौजूद हैं। इसका मतलब ये कि सैलाब अचानक आया है, क्योंकि बाजार में अगर इतना पानी पहले से होता तो कोई अपनी दुकान नहीं खोलता और ना ही फलों के ठेले लेकर कोई इस तरह बीच सड़क पर खड़ा होता। और इसी की मिसाल है ये अगली तस्वीर। सफेद रंग की पिकअप वैन खिलौने की तरह बह रही है। चिंता की बात यह है कि ये वैन खाली नहीं है, इसमें ड्राइविंग सीट पर शख्स मौजूद है। वहाँ मौजूद लोग शीशा बंद करने की अपील कर रहे हैं। बाबा जी शीशा भी ऊपर कर लेना थोड़ा सा। गाड़ी है गई मकान, दुकान और कार तक सब कुछ बाढ़ के पानी में समाया हुआ है। पाकिस्तान की कुल आबादी 23 करोड़ है। बाढ़ से पाकिस्तान की 5 करोड़ से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। हालात ये है कि 7 लोगों में से एक आदमी इस वक्त पाकिस्तान में बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, क्योंकि 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में डूबा हुआ है। आप समझिए कि बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में क्या हालात है। मुल्क की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है। महंगाई दर आसमान पर है। अंतर्राष्ट्रीय मदद पाकिस्तान के लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसी साबित हो रही है। भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। मानवीय आधार पर भारत मदद भेजने पर विचार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान स्वीकार करेगा या नहीं, इस पर संशय है। 2019 अगस्त से भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार पूरी तरह बंद है।
लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपने देश की चिंता हो तब ना। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने भारत के साथ व्यापार शुरू करने की चर्चा की थी, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा सुलझने तक भारत के साथ व्यापार नहीं होगा। अगर अब इंडिया हाथ बढ़ाता है, अगर हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करता है, शायद हो सकता है हमारे आने वाले जो वक्त है हम उसके साथ 2 कदम चलें। अब ये इंडिया बेहतर समझता है कि उन्हें साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सर, इंडिया तो साथ देने के लिए तैयार है। अगर देना चाहते हैं साथ तो फिर पाकिस्तान को हाथ बढ़ाना चाहिए आगे। भाई वाह, जिस मुल्क की जनता दाने दाने को तरस रही है, जहां 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसल तबाह हो चुकी है, जहां प्याज से लेकर टमाटर तक पर संकट है, उस मुल्क के रहनुमाओं को अब भी कश्मीर की पड़ी है। और कश्मीर की क्यों पड़ी है उसकी वजह भी देख लीजिए। पाकिस्तान की आवाम के दिलों में वहां की सरकार ने ऐसा जहर बो दिया है कि वो मुश्किल में भी भारत से मिलने वाली मदद को शक की निगाहों से देखते हैं। देखिए, जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है वो तो अज़ली और दायमी दुश्मन है। वो कभी भी अगर वो प्रोडक्ट भी भेजता है तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होती है। पहली बात तो इंडिया हेल्प नहीं करेगा, उसकी वजह ये है कि पहले उन्होंने पानी छोड़ दिया है, ये उसकी वजह से कुछ हिसाब आया हुआ है। बाकी इंडिया से हेल्प हमें चाहिए भी नहीं। अल्लाह से तवक्को करते हैं कि हम अपनी मदद आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। आपका हक बनता है, मेरा हक बनता है, जो हम पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। उनसे कभी उम्मीद हमें अच्छे की ना है ना होगी। अगर हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे तो फिर हमें दूसरों से भीख तो मांगनी पड़ेगी। वो चाहे हम फिर कहें कि जी खुददारी और ये वो चीज़ें, फिर बात करना मुनासिब नहीं रहता। 75 ईयर्स हो गए हैं हमें भी, इंडिया को भी। अगर वो इस पोजीशन में है कि हमें हेल्प आउट करे और वेजिटेबल्स या फूड या कोई रेलिवेंट इससे मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़, तो हम क्यों नहीं हैं वहाँ पे? देखें, उसमें तो वो बिज़नेस है, ट्रेड है। तो अगर वो पहले टमाटर हमें दे भी रहा था तो आपको याद होगा कि अगर उन्होंने ट्रेडिंग बंद की थी अपनी, तो टमाटर बॉर्डर के ऊपर सड़ते रहे। उनके पास इतनी प्रोडक्शन है तो उनकी तो ट्रेडिंग है, उनको तो पैसे आने हैं, वो तो करेगा। तो ये हमें सोचना चाहिए कि किस मुंह से लेंगे। खैबर पख्तूनवा से लेकर बलूचिस्तान और सिंध तक तबाही के सैलाब का मंजर है। पाकिस्तान के रावलपिंडी जैसे शहर भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। शहर कैद के नाम से मशहूर कराची बाढ़ की कैद में है। तस्वीरें कराची के मशहूर सदर बाजार की हैं। अपनी चमक धमक के लिए मशहूर ये बाजार सुनसान पड़ा है, दुकानें बंद हैं, सड़क पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। अब आपको कराची शहर के सबसे मशहूर करेला स्टॉप का हाल दिखाते हैं। यहाँ भी सड़क पर सैलाब का बसेरा है। पानी ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। करेला स्टॉप के ऊपर जो है वो खासा पानी जमा है, मतलब इतना ज़्यादा पानी है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार भी जो है वो जाने से कासिर हैं और छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ जाने से कासिर हैं। कारोबार तो पहले ही यहाँ बंद हो चुका है, दुकानों के अंदर पानी घुस गया है और जितने ख्वांचा फरोश वगैरह हैं यहाँ पर, वो बेचारे भी जो है वो अपने कारोबार करने से कासिर हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है। कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है, लेकिन 3527 वर्ग किलोमीटर में फैला कराची कुदरत की मार से करा उठा है। सबसे जो खतरनाक बात है वो ये बिजली का टावर है। ये टावर यहाँ लगा हुआ है और इस टावर के बेस में जो है वो पानी ही पानी है इसके नीचे। तो ये एक बड़ी जो है वो खौफनाक बात है। अब अल्लाह ताला खैर ही करे यहाँ पर। किसी भी देश की सरकार के लिए उस मुल्क की जनता के हितों से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में आवाम की भलाई से ज्यादा कश्मीर के एजेंडे की अहमियत है, क्योंकि कश्मीर पर ही इनकी सरकारों का वजूद टिका है। फिर भले ही इंसान का वजूद क्यों ना खत्म हो जाए। तो लीजिए, भारत की बात में इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। मौसम विभाग ने इस वक्त डराने वाली खबर दी है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि देश में इस बार सितंबर में भी भारी बारिश की संभावना है। मॉनसून अभी नहीं जा रहा है और सितंबर के महीने में कई इलाकों में भारी बारिश होगी। यहाँ हम दर्शकों को बता दें कि इसी महीने में गणेश उत्सव से लेकर नवरात्रि तक का त्योहार है। मतलब ये कि त्योहारों पर मॉनसून की मार
दिख सकती है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अभी मॉनसून वापस नहीं जा रहा है। और इस समय भारत की बात में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर झारखंड से। सियासी उठापटक के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र का आह्वान किया है। 5 सितंबर को सुबह 11 बजे विशेष सत्र बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस विशेष सत्र में सोरेन सरकार विश्वास मत पेश कर सकती है। अपने विधायकों को रायपुर भेजने को लेकर सोरेन सरकार विपक्ष के निशाने पर है और खबर यह मिल रही है कि सोरेन सरकार ने वीवीआई ट्रांसपोर्ट के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक किया है। 1 महीने के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया है। वीआईपी मूवमेंट के लिए प्लेन बुक कराया गया है। 2 करोड़ 6 लाख से ज्यादा किराया देकर इस प्लेन को बुक कराया गया है। तो फिलहाल भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।